अब दोस्तों जो अगला चैप्टर हम लोग करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है, देखो, लेसन नंबर 18 है। अब लेसन नंबर 18 जो है बेटा, आई थिंक पूरा का पूरा जो आईबीसी का कोड है वो सब कुछ इसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। यानी कि अगर ये लेसन ना हो, इस लेसन का जो कोर है वो एग्जिस्ट ना करता हो, तो फिर आईबीसी का जो कोड है वो किसी काम का नहीं है। एक्चुअली उसके आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब क्या है, जरा देखिए, इस चैप्टर का नाम है कन्वीनिंग एंड कंडक्ट। कन्वीनिंग मतलब शुरू करना, कंडक्ट मतलब उस प्रोसेस को आगे बढ़ाना। किस चीज को? मीटिंग किन की? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की। अब एक बात बताओ, इंसॉल्वेंसी जो हुई है वो किस लिए होती है? इंसॉल्वेंसी तब होती है जब भी लाइबिलिटीज क्या कर जाती है, एक्सीड कर जाती हैं किसी भी कंपनी के असेट्स को। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंसी कहते हैं। अब लाइबिलिटीज का मतलब क्या है बेटा? लाइबिलिटीज डेफिनेटली मतलब है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जिन लोगों ने क्या दे रखा है, उधार दे रखा है कंपनी को। अब कंपनी को जो उधार दे रखा है, लाइबिलिटीज ज्यादा होने की वजह से इनका बुरा ना हो जाए, ये बेवकूफ ना बन जाए, इस चीज के लिए ही आईबीसी कोड आया था। और एक बात बताओ, ये जो क्रेडिटर्स हैं अब इनकी दादागिरी चलेगी। ये क्रेडिटर्स एक अपना गुट बना लेंगे जिसको हम कहते हैं कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। और सारे के सारे डिसीजन, यानी कि अगर मैं कहूं कि देखो, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है वो सबसे बड़ा दादा है इस पूरे के पूरे आईबीसी कोड का। यानी कि जो भी अथॉरिटी है सारी उसके पास है। और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन होगा, ये डिसाइड करने वाला कौन है? ये डिसाइड करने वाला भी सीओसी है। अगर इन केस किसी और प्रोसेस के थ्रू इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को प्रोफेशनल कोई और बनता है, तो सीओसी के पास अथॉरिटी होती है कि वो अपनी मीटिंग के अंदर या तो उसको रिटेन कर सकती है या फिर उनको टाटा बाय बाय करके किसी नए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट कर सकती है। समझते हैं कि क्या होता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, उनकी मीटिंग होती कैसे है, क्या इनकी वैल्यू है, वो सब की सब बातें हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर करने वाले हैं। आइए जरा देखते हैं कि ये जो टॉपिक है पूरा का पूरा, ये हमारे सेक्शन 21 से लेके 24 तक यहां डील करेंगे। यानी कि हमारे टोटल 5 सेक्शन है, 21, 22, 23, 24। 5 कैसे हुए? 4 सेक्शन हुए ना, आई एम रियली सॉरी। अब जरा देखो, आईबीसी का 21 to 24 मेक प्रोविजन रिलेटिंग टू कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ओके, और सिर्फ अगर हम पहले सेक्शन की बात करें, यानी कि सेक्शन 21, ये किस चीज से डील करता है बेटा? कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। वाइल जो सेक्शन 24 पहला सेक्शन क्या है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का, और सेक्शन 24 क्या होगा कि मोडालिटीज ऑफ द मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। मोडालिटीज हो गया एक तरीके से मॉडल होता है ना, कि एक प्रेस्क्राइब्ड, यानी कि आईबीसी ने अपनी तरफ से प्रेस्क्राइब कर रखा है क्या चीज, कि एक मॉडल फॉर्मेट कर रखा है कि उसके थ्रू आप मीटिंग करोगे किसी भी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की। क्या चीजें होंगी अभी विस्तार में बात करेंगे, अभी तो शुरू हुआ है ये वाला चैप्टर। तो और उसके बाद देखिए सेक्शन 28 क्या है, अभी यहां पे रेफरेंस दे रखा है, मैं यहां पे पढ़ाने के मूड में नहीं हूं। अब हम फ्लो के साथ चलते हैं, सेक्शन 21 से शुरुआत करते हैं, देन सेक्शन 24 तक जाएंगे। आइए जरा देखते हैं क्या है सेक्शन 21। पहले तो समझिए, आप लोग एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं और ये मैराथन है, तो इसके लिए जरूरी क्या है कि आप समझो कि ये जो दे रखा है ये पूरा का पूरा प्लेन बेयर एक्ट दे रखा है। हमारी बुक के अंदर अच्छी बात ये है कि हमें बेयर एक्ट भी दे रखा है, एज वेल एज उसके बाद हमें यहाँ पे सिंप्लीफाइड लैंग्वेज भी दे रखी है। मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा कि मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा भी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज से, और आप भी कोशिश करिएगा कि एग्जाम्स के लिए जब याद करेंगे आप तो सिंप्लीफाइड वे में ही याद करो, क्योंकि सिंप्लीफाइड जो आपका सॉल्यूशन आता है उसके वर्ड्स ज्यादा इजीली याद होने वाले होते हैं, बेयर एक्ट की इतनी इजीली याद नहीं हो पाते। अपने रेफरेंस के लिए अगर आप चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो बेयर एक्ट को, अदरवाइज मैं कहूंगा कि नेसेसिटी यहां पर नहीं है। आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले जो सेक्शन 21 सबसेक्शन 1 है उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, दैट दी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। जो भी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, देखो जब भी CIRP यानी कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इसकी शुरुआत होती है तो सबसे पहले कौन आता है बेटा? इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आता है। इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो होता है वो क्या करेगा, उसका सबसे पहला काम क्या है? शेल आफ्टर कोलेशन ऑफ ऑल क्लेम्स रिसीव्ड। जितने लोगों ने क्लेम्स डाले, जितने क्रेडिटर्स थे उन्होंने अपने अपने क्लेम डाले कि भाई मुझे इस कंपनी से ये लेना है, मुझे इस कंपनी से ये लेना है, वो सारी चीजें कलेक्ट करने के बाद अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर और डिटरमाइन करने के बाद कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है इस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट डेटर की, वो क्या करेगा? कॉन्स्टिट्यूट करेगा एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। यानी कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कब बनेगी? जैसे ही इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या कर लेगा, देखो कोलेशन कर लेगा कोलेशन ऑफ ऑल क्लेम्स, है ना, प्लस फिर क्या कर लेगा? डिटरमाइन कर लेगा बेटा, डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन कर लेगा। इसके बाद क्या करेगा ये? इसके बाद करेगा ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को फॉर्म। अब जरा देखिएगा, यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है क्लेम। तो क्लेम का मतलब क्या है जरा देखो, क्लेम का एक सेपरेट मीनिंग दे रखा है और ये इंपॉर्टेंट है समझना। क्लेम का मतलब है राइट टू पेमेंट।
क्लेम करना मतलब मैं क्लेम कर रहा हूं कि भाई मुझे इससे ये लेना है, मेरे पास राइट है कि ये बंदा मुझको पेमेंट करेगा, वेदर और नॉट, चाहे वेदर और नॉट सच राइट इज रिड्यूस टू जजमेंट। आपका सिर्फ राइट टू क्या है, रिसीव करना है या फिर राइट टू पेमेंट करना है कॉर्पोरेट डेटर का। अभी बेशक उसमें कोई जजमेंट आई है या नहीं आई है, फर्क नहीं पड़ता। अगर इन प्रोसेस भी है वो चीज, वो जो केस है वो इन प्रोसेस भी है, तो भी आपका राइट टू पेमेंट में आ जाएगा और आप क्लेम के अंदर कंसिडर होगे। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, राइट टू रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। राइट टू रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मान लेते हैं कॉर्पोरेट डेटर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है जिसकी वजह से, और कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ था कि कॉर्पोरेट डेटर को क्या करना पड़ेगा, कॉम्पनसेट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर क्रेडिटर को। तो फिर इसके बाद क्या राइज हो जाता है, उस ब्रीच के बाद गिव्स राइज टू राइट टू पेमेंट। राइट टू पेमेंट अगर राइज हो जाता है तो जैसे इसके अंदर ये बंदा कवर हो गया था राइट टू पेमेंट में, सिमिलरली पॉइंट बी के अंदर भी कवर हो जाएगा। ओके। अब आइए, ये हो गया सेक्शन 21 सबसेक्शन 1। अब बारी आती है सेक्शन 21 सबसेक्शन 2 की। इसमें जरा देखिएगा क्या लिखा है, प्रोवाइड्स दैट कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स शैल कंप्राइज ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, ये चीजें आपको बार शायद कंफ्यूज भी करेंगी। आपको पता है ना क्रेडिटर्स कितने प्रकार के होते हैं। क्रेडिटर हमारे दो तरीके होते हैं, एक होता है हमारा फाइनेंशियल क्रेडिटर और एक हमारा होता है बेटा ऑपरेशनल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होते हैं, जो भी जिसने भी फाइनेंस के लिए यानी कि बदले में इंटरेस्ट की भावना से जिसने भी कोई लोन दिया है, कोई भी लेंडिंग करी है पर्टिकुलर कॉर्पोरेट डेटर को, तो उनको हम कहते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। यूजुअली ये लोग कौन होते हैं, यूजुअली बेटा इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज होती हैं। ऑन दी अदर हैंड जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होते हैं वो कौन होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं कंपनी के, जिनकी वेजेस ड्यू हो रखी हैं, या फिर आप बोल सकते हैं सप्लायर हो गए, जिन्होंने सप्लाई कर रखा था कॉर्पोरेट डेटर को, जो इंसॉल्वेंट हो रहा है, उस सप्लायर की जो ड्यूज बाकी हैं वो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स में आ जाएंगे। तो एक बात बताओ, जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में ना जो इंस्टीट्यूशनल जो फाइनेंशियल वाले क्रेडिटर्स हैं, हमेशा इनका ही पार्ट फॉर्म करा जाएगा, क्योंकि कंपनी को कैसे रिवाइव करना है, कंपनी के लिए कौन सा रेजोल्यूशन प्लान सुटेबल होगा, ये सारे डिसीजन बेहतर कौन ले पाएगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ले पाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर। ऑल्दो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का भी हक बनता है, उनका हक मारा नहीं जाएगा, बट सिंस ज्यादा बेटर डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स करेंगे, इसलिए जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है उसमें सारे के सारे जो मेंबर्स होंगे, जो क्रेडिटर मेंबर्स होंगे, वो सारे के सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होंगे। अच्छा, कुछ केसेस हैं जिसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर्स भी आएंगे, वो केसेस क्या होंगे मैं आपको बताऊंगा, बट इन जनरल आपको यह समझना है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स विल फॉर्म पार्ट ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ओके। उसके बाद आइए एक सेकेंड, या देन या financial creditor means any person to whom a financial debt is owed and includes a person to whom such debt has been legally assigned or transferred to। ये बात मैं बार बार तो बताऊंगा नहीं, ऑलरेडी हम पिछले चैप्टर्स में ये चीज कर रखे हैं, तो प्लीज अगर आप लोगों को नहीं पता ये चीजें क्या हैं तो पिछले चैप्टर्स को रेफर करो, उनकी वीडियोस को रेफर करो, वहां पे आपको तसल्ली से इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा, आपको फाइनेंशियल क्रेडिटर्स में कुछ चीजें एक्सक्लूड करनी पड़ेगी। इवन दो कोई बंदा फाइनेंशियल क्रेडिटर है, फिर भी उसको कमिटी ऑफ क्रेडिटर का मेंबर बनाना नामुमकिन है। वो कौन से एक्सक्लूजन्स हैं जरा देखो, एक्सक्लूजन्स ऑफ रिलेटेड पार्टी। अगर कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर, देखो अगर कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर एक क्या है, रिलेटेड पार्टी है, देन इन दैट केस वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर का मेंबर नहीं बन पाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्यों नहीं बन पाएगा, सिंपल, रिलेटेड पार्टी है, इंटरेस्ट अफेक्ट होने वाली बात है। यानी कि अगर वो मेंबर बन जाता है उस पर्टिकुलर सीओसी का, मैं कमिटी ऑफ क्रेडिटर बार बार नहीं बोलूंगा, मैं सीओसी वर्ड यूज करूंगा, अगर वो सीओसी का मेंबर बन जाता है देन वो क्या कर सकता है, कुछ इंटरेस्ट जो होगा वो इन जनरल अफेक्ट करेगा बाकी लोगों का। अब आइए, फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 21 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड करता है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर और द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट फाइनेंशियल क्रेडिटर, इफ इट इज अ रिलेटेड पार्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, उसके पास शैल नॉट हैव एनी राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन और वोटिंग। ना तो वो रिप्रेजेंट कर सकता है, ना ही पार्टिसिपेट कर सकता है सीओसी की मीटिंग, और ना ही वोट कर सकता है उस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर। रिलेटेड पार्टी का एम्बिट क्या है, देखो यार ये चीजें आप शायद हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टर के केस में चाहे ऑडिटर के केस में, रिलेटेड पार्टी का मोर और लेस मतलब ऑलमोस्ट सेम ही आता है। क्या है जरा देखो, आपको देखना है कि कहां पे कॉर्पोरेट डेटर की फंक्शनिंग को वो इन्फ्लुएंस कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो बंदा रिलेटेड पार्टी बन जाएगा। देखो जैसे डायरेक्टर या पार्टनर किसी कॉर्पोरेट डेटर का और रिलेटिव हो जाए उस डायरेक्टर और पार्टनर का, तो वो क्या हो जाएगा, रिलेटेड पार्टी। अगर कोई केएमपी है ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर या रिलेटिव है केएमपी का, तो वो भी क्या हो जाएगा, रिलेटेड पार्टी। अगर कोई एलएलपी है या पार्टनरशिप फर्म इन विच डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और हिज रिलेटिव इज अ पार्टनर, यानी कि एक कोई थर्ड पार्टी है, कोई एलएलपी है या कंपनी है,
कोई एलएलपी है या कंपनी है, उसमें जो पार्टनर है या डायरेक्टर है, वो बंदा क्या है, हमारे कॉर्पोरेट डेटर का भी पार्टनर या डायरेक्टर है, तो ये जो एलएलपी एंड कंपनी है ना, ये भी क्या बन जाएगी, रिलेटेड पार्टी बन जाएगी कॉर्पोरेट डेटर की। फिर उसके बाद अगर कोई प्राइवेट कंपनी है बेटा, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, थर्ड पार्टी प्राइवेट कंपनी है जो कि फाइनेंशियल क्रेडिटर है, जिसमें डायरेक्टर, पार्टनर या मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, जो हमारा कॉर्पोरेट डेटर है, अगर उसका डायरेक्टर, पार्टनर या मैनेजर डायरेक्टर है along with his relatives more than 2% ऑफ हिज शेयर कैपिटल, यानी कि अगर हमारे डायरेक्टर ने या फिर उसके रिलेटिव ने 2% से ज्यादा शेयर कैपिटल होल्ड कर रखा है उस पर्टिकुलर एंटिटी का, प्राइवेट कंपनी का, तो वो प्राइवेट कंपनी भी क्या बन जाएगी, हमारी रिलेटेड पार्टी। देन अगर कोई पब्लिक कंपनी है बेटा, यानी कि फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन है, एक पब्लिक कंपनी है, इन विच हमारा कोई डायरेक्टर, पार्टनर या मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर डायरेक्टर है और होल्ड करता है along with relatives more than 2% of its paid up share capital, जैसे प्राइवेट कंपनी में more than 2% है, वैसी पब्लिक कंपनी में भी क्या है, more than 2% का क्राइटेरिया है, सिर्फ प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी से रिप्लेस कर देना है। गॉट इट? एनीबडी कॉर्पोरेट whose board of directors or managing director or manager in the ordinary course of business acts on the advice, direction और instruction of a director, partner और manager of corporate debtor, यानी कि सिंपल सी बात है यार, हमारी कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर सिर्फ डायरेक्टर है या फिर केएमपी है, अगर वो बंदा इन्फ्लुएंस कर सकता है किसी भी डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन को किसी दूसरी कंपनी के, तो वो कंपनी भी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। अब देखो इस तरह के ही सारे के सारे यहां पे प्रोविजंस हैं। मैं यही कहूंगा कि आप एक बार सेल्फ रीड मार लो, इसमें कुछ भी बताने जैसा है ही नहीं मेरे दोस्त, ठीक है ना। प्लीज आप इसको एक बार सेल्फ रीड मार लेना, अगर आपको याद हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं तो मैं कहूंगा एटलीस्ट, देखो यानी याद तो सारे के सारे होने चाहिए, बट एटलीस्ट मैं कहूंगा 8 पॉइंट्स अगर याद करके रखोगे तो कुछ तो आपके पास लिखने के लिए होगा, ठीक है जी। अब आइए आगे समझते हैं, आगे 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 हम लोगों ने 21-2 तक कर लिया है, उसके बाद अब इसके बाद आइए, वेयर अ पर्सन इज बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज ऑपरेशनल क्रेडिटर। समस्या की बात कब आती है बेटा, अगर मान लेते एक पर्सन है ए, मिस्टर ए, ये बंदा क्या है, फाइनेंशियल क्रेडिटर भी है और ये बंदा क्या है, ऑपरेशनल क्रेडिटर भी है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, मान लेते कोई बहुत बड़ा सप्लायर है बेटा, जो क्या है उधार पे इन्हें सामान देता है, तो वो ऑपरेशनल क्रेडिटर पे हो जाएगा, और उसने क्या दे रखा है, मिस्टर ए ने उधार दे रखा है कॉर्पोरेट डेटर को, तो वो बंदा क्या बन जाएगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर भी बन जाएगा। तो ये बंदा क्या सीओसी का पार्ट फॉर्म कर सकता है, हाँ कर सकता है, जितने पोर्शन के लिए, जितने प्रोपोर्शन के लिए वो बंदा फाइनेंशियल क्रेडिटर है, उतने प्रोपोर्शन के लिए वो सीओसी का पार्ट बन जाएगा। बट जितने प्रोपोर्शन का उसने ऑपरेशनल डेब्ट दे रखा है, उतने पोर्शन के लिए वो सीओसी का पार्ट नहीं बन पाएगा। So देखो, where any person is a financial creditor as well as operational creditor, then such person shall be considered a financial creditor only to the extent of financial debt owed by the corporate debtor। जितना financial debt उसे corporate debtor से लेना है, such person shall be included in the COC, बिल्कुल इंक्लूड होगा, और उसके पास वोटिंग शेयर भी होगा। कितना वोटिंग शेयर होगा, सिर्फ उतना जितना उसका फाइनेंशियल डेप्ट है। ऑपरेशनल डेप्ट का जो प्रोपोर्शन है उसका वोटिंग शेयर नहीं मिलेगा उसे, ठीक है। देन 10 फाइनेंशियल क्रेडिटर, एक सेकेंड, ये रेपिटेटिव है, ये भी रेपिटेटिव हो जाएगा। वोटिंग शेयर देख लो, मतलब क्या है वोटिंग शेयर, एक बार जरा देख लो। वोटिंग शेयर मींस द शेयर ऑफ द वोटिंग राइट्स ऑफ अ सिंगल फाइनेंशियल क्रेडिटर इन द सीओसी विच इज बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ फाइनेंशियल डेप्ट। मैंने प्रोपोर्शन पहले ही बात बोल दी है कि जितना प्रोपोर्शन उसके फाइनेंशियल डेप्ट का है, जो कि वो फाइनेंशियल क्रेडिटर के तौर पे होल्ड करता है इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल डेप्ट ओन्ड बाय द कॉर्पोरेट डेटर। देखो आपको इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज ना तो याद हो पाएगी एग्जाम के लिए, ना ही आपको याद करने की जरूरत है। आपको एक मोटा मोटा फेयर आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई, ये बंदा जितने पोर्शन के लिए या जितने प्रोपोर्शन के लिए फाइनेंशियल डेटर है, क्रेडिटर है, उतने प्रोपोर्शन के लिए वो वोटिंग शेयर कर सकता है। अगर जितना ऑपरेशनल क्रेडिटर का प्रोपोर्शन है वो वोटिंग नहीं कर सकता है, एंड दैट सिंपल। अब जरा देखिएगा 21(5) के अंदर क्या लिखा है, वेयर एन ऑपरेशनल क्रेडिटर हैज असाइंड और लीगली ट्रांसफर्ड एनी ऑपरेशनल डेब्ट टू अ फाइनेंशियल क्रेडिटर, the assignee or transferee shall be considered as an operational creditor to the extent of such assignment or legal transfer। एग्जाम्पल बताता हूं 21(5), एक मिस्टर बी है और हमारे पुराने मिस्टर ए ही हैं। मिस्टर ए कौन है बेटा, हमारे फाइनेंशियल क्रेडिटर है, और मिस्टर बी कौन है बेटा, हमारे ऑपरेशनल क्रेडिटर है।
अब मान लेते हैं मिस्टर बी ने अपने डेप्ट को असाइन कर दिया यानी कि ट्रांसफर कर दिया किसको, मिस्टर ए को। कोई भी रीजन हो सकता है कि मिस्टर ए को कोई पैसे लेने थे मिस्टर बी से, तो मिस्टर बी ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे को कॉर्पोरेट डेटर से पैसे लेने हैं, तो वो जो डेप्ट का पोर्शन है मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, एंडोर्स कर रहा हूं। जैसे आपने एंडोर्समेंट में पढ़ा होगा बिल्स रिसीवेबल वगैरह प्रॉमिसरी नोट के केस में, यहां पर भी सेम वही चीजें हैं। अगर इसने फाइनेंशियल डेटर को क्या कर दिया है, ऑपरेशनल डेप्ट वो कर दिया है, ट्रांसफर या असाइन कर दिया है, देन मिस्टर ए इतने पोर्शन के लिए क्या माने जाएंगे, ये माने जाएंगे ऑपरेशनल डेटर। तो और ऑपरेशनल डेटर अगर हैं तो वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे ऑपरेशनल डेटर या क्रेडिटर की कैपेसिटी में, सीडी यानी कि कॉर्पोरेट डेटर के अंदर उसकी सीओसी की मीटिंग में। देन उसके बाद देन 21(3), अब मेरी बात सुनिए, 21(4) हमने डायरेक्टली किया था यहां पे 21(2) के बाद। इधर देखो, पहले हमने 21(2) किया था, उसके बाद डायरेक्टली 21(4) किया था। अब 21(3) जो हमारा स्किप हुआ था उसमें देखो क्या चीज दे रखी है। अगर आप सीक्वेंस पढ़ना चाहें तो इसको आप पहले पढ़ेंगे, फिर 21(4) आप पढ़ना। क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड रुकिए यार, कॉल कौन कर रहा है बार बार। लिखा है कि प्रोवाइड दैट सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 6 एंड 6A। सब्जेक्ट टू यानी कि अगर 6 और 6 में, देखो ये 6 है और नीचे 6A अमेंडेड सेक्शन दे रखा है। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है कि उनको ध्यान में रखते हुए, यानी कि 21(3) कैन नॉट ओवरराइड सबसेक्शन 6 एंड 6A, ये कहने का मतलब होता है वेयर द कॉर्पोरेट डेटर ओज फाइनेंशियल डेप्ट टू 2 और मोर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एज अ पार्ट ऑफ कंसोर्टियम और एग्रीमेंट। कंसोर्टियम मतलब होता है एक तरीके से गुट, यानी कि 2-3 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने मिलकर क्या किया है, फाइनेंशियल डेप्ट दिया है कॉर्पोरेट डेटर को। ईच सच फाइनेंशियल क्रेडिटर शैल बी पार्ट ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एंड देयर वोटिंग शेयर शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल डेप्ट्स ओड टू देम। यानी कि अब दोबारा एग्जांपल समझो, एक ए है, एक बी है, एक सी है, ये तीनों अलग अलग एंटिटीज हैं, ये अलग अलग लोग हैं, पर इन्होंने जो फाइनेंशियल डेप्ट दिया है बेटा वो मिलाकर दिया है, किसको, कॉर्पोरेट डेटर को दिया है। तो क्या सी में तीनों आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं? जी बिल्कुल, ए बी और सी तीनों सीओसी का पार्ट फॉर्म कर सकते हैं। और कितने प्रोपोर्शन के लिए करेंगे, अगर ए ने मान लेते हैं 10 करोड़ का लोन दिया है तो 10 करोड़ का जो डेप्ट है वो ये रिप्रेजेंट करेगा। बी ने अगर 15 करोड़ का कर रखा है तो बी 15 करोड़ के लिए वोटिंग कर सकता है, और सी कितने के लिए, मान लो 20 करोड़ के लिए, तो वो 20 करोड़ के लिए करेगा। बट हाँ, तीनों सीओसी का पार्ट होंगे, इसे होने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर आइए फिर आ जाओ, हमारा अगला सेक्शन आता है, हमने 21(5) कर लिया था, अब सीधे आते हैं हम अपने 21(6) के ऊपर। 21(6) में देखो क्या दे रखा है, वेयर terms of the financial debt extended as a part of consortium arrangement or syndicated facility provided for a single trustee or agent to act for all financial creditors. Each financial creditor may authorize, देखो each financial creditor may authorize the trustee or agent to act on his behalf in the committee of member creditors। यानी कि सिंपल सी बात है, ये जो ए बी सी लोग थे ना, इन्होंने क्या करा, एक एजेंट के थ्रू कॉर्पोरेट डेटर के अंदर क्या करा, मान लेते उन्हें उधार दिया, एजेंट के थ्रू या ट्रस्ट की फॉर्म में उन्होंने उधार दिया है, किसको, कॉर्पोरेट डेटर को है। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहां पे, सिंगल ट्रस्टी और एजेंट एक्ट करेंगे फॉर ऑल द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ए बी सी तीनों के लिए। ईच फाइनेंशियल क्रेडिटर यानी कि ए बी और सी में ऑथोराइज कर सकते हैं ट्रस्टी को और एजेंट को, या फिर एजेंट को, एज द केस में भी, कि वो एक्ट करें बिहाफ ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ हिज वोटिंग शेयर। यानी कि देखो ए बी सी के पास ऑप्शन क्या है कि या तो चाहे ये पर्सनली भी कर सकते हैं, पर्सनली भी सीओसी का पार्ट बन सकते हैं, बट अगर इन्होंने उधार जो दिया था, फाइनेंशियल डेप्ट दिया था, वो किसी एजेंट या फिर ट्रस्ट के थ्रू दिया था, तो वो ऑथोराइज कर सकते हैं। मे वर्ड यूज हुआ है, यानी कि ऑप्शन है, वो चाहे तो ट्रस्ट को या फिर वो जो ट्रस्टी है या फिर एजेंट है उसको बोल सकते हैं कि उनके बिहाफ पे वो जाके कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में उनका पोर्शन रिप्रेजेंट करें। बात आ रही है समझ? Then represent himself in the committee of creditors to the extent of his share. Appoint an insolvency professional at his own cost to represent himself in the committee of creditors to the extent of his voting share. देखो फाइनेंशियल क्रेडिटर में वर्ड आ रहा है, यानी कि हर फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है खुद को कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में अपने वोटिंग शेयर के अकॉर्डिंग। वो अपॉइंट कर सकता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर में अपॉइंट एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल,
हमारे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के अलावा जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, जो सीआईआरपी कर रहा है, वो अलग है। ये अपना खुद का कोई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट कर सकता है अपनी खुद के कॉस्ट पे। भैया उसके पास टाइम नहीं हो सकता तो उसने कहा एक समझदार व्यक्ति को अपॉइंट कर लेता हूं, ठीक है ना, ऑपरेशनल कॉस्ट पे, अपनी खुद की कॉस्ट पे, टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ इन द सीओसी टू द एक्सटेंट ऑफ हिज वोटिंग शेयर। या फिर वो क्या कर सकता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर में एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट to the extent of his voting share with one or more financial creditors, या तो jointly या severally, या वो चाहे तो jointly मिलकर ABC के साथ रिप्रेजेंट कर सकता है, या चाहे तो अकेले अकेले खुद जाकर भी कर सकता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। आगे बात समझ। देन एक बार सबसेक्शन 6A देख लेना। 6A, जब भी किसी सेक्शन के आगे में कैपिटल में A आ जाए तो समझ जाओ ये अमेंडमेंट के बाद आया है और अमेंडमेंट के बाद चेंज हुआ है। तो देखो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में ओरिजिनली आया था, बट एक सेकंड अमेंडमेंट आई थी, बहुत अच्छी खासी अमेंडमेंट थी 2018 में। उसमें ऐड हुआ था एक नया सबसेक्शन जिसका नाम है 6A। 6A यानी कि 21(6)A वो प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म यानी कि प्रोसेस जो अलाउ करेगा पार्टिसिपेशन ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स, deposit holders and all other classes of financial creditor which exceed a certain number in meeting of committee of creditors through an authorized representative। यानी कि ये जो मान लेते हैं डिपॉजिट होल्डर्स है कई सारी, उन्होंने भी एक तरीके से उधार दे रखा है, डिबेंचर होल्डर्स हैं, उन्होंने भी कई सारा उधार दे रखा है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, अपना एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं और वो बंदा उनको रिप्रेजेंट करेगा, किसके अंदर जाके, सीओसी के अंदर जाके रिप्रेजेंट करेगा। देन अ ट्रस्टी और एजेंट टू एक्ट एज अ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। यार प्लीज आप इसे खुद रीड मार सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ यहां पे फाइनेंशियल डेप्ट ओड टू अ क्लास ऑफ क्रेडिटर्स एक्सीडिंग द स्पेसिफाइड नंबर। अभी जो हमने ऊपर स्पेसिफाइड नंबर की बात करी है, कहां पर ये देखो, विच एक्सीड, ये देखो ये दे रखा है, विच एक्सीड अ सर्टेन नंबर। तो ये देखिएगा, वेयर अ फाइनेंशियल डेप्ट इज ओड to a class of creditor exceeding the number as may be specified other than the creditors covered under clause A of section 6। clause A of section 6 के अंदर, यानी कि यहां जो कवर हो रखे हैं, ये देखो यहां जो कवर हो रखे हैं, इनके अलावा द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा, एक एप्लीकेशन देगा, किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, और किसके साथ, लिस्ट देगा सारे के सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का, कंटेनिंग द नेम ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अदर देन द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, कि वो एक्ट करेगा एज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव who shall be appointed by the adjudicating authority prior to the first meeting of committee of creditors। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर यार सारे के सारे डिपॉजिट होल्डर्स, सारे के सारे डिबेंचर होल्डर्स अगर खुद आ जाएंगे तो बेटा भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी सीओसी के अंदर। तो क्या करना पड़ेगा, एक इंटरिम या एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को ये लोग मिलकर अपॉइंट करेंगे और उसके नाम को कौन आगे बढ़ाएगा, जो हमारा इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, एप्लीकेशन के थ्रू, और उस बंदे का नाम देके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को नाम देगा कि भैया ये बंदा, ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रिप्रेजेंट करना चाहता है ये स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स को, और आप प्लीज अलाउ करिए कि ये बंदा इनको ऑथराइज्ड रिप्रेजेंट कर पाए, कहां पर, सीओसी की मीटिंग के अंदर। आगे बात समझ, आई होप आपको समझ आ गया होगा। देन आप इसको प्लीज एक बार, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको एक बार खुद से कर सकते हैं, सीधे वही पढ़ते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रेम्यूनरेशन पेबल टू ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। अभी जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव आएगा बेटा, उसको रेम्यूनरेशन कैसे और कौन पे करेगा, इट प्रोवाइड्स दैट रेम्यूनरेशन पेबल टू ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अंडर क्लॉजेज A to C of subsection 6A shall be as per the terms of financial debt or the relevant documentation, and under clause B of subsection 6A shall be specified which shall be form part of insolvency resolution process cost। यानी कि जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को पे करने का अमाउंट है वो या तो एग्रीमेंट के अंदर जब उसने फाइनेंशियल डेप्ट दिया था उस एग्रीमेंट में कवर होगा, अगर एग्रीमेंट नहीं कवर हुआ है तो फिर वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के कॉस्ट का मतलब क्या है, जरा देखो, अमाउंट ऑफ एनी इंटरिम फाइनेंस एंड कॉस्ट इंकर्ड इन रेजिंग सच फाइनेंस। आपको पता है ना इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या कर सकता है, अगर कंपनी को चलाने के लिए या फिर उसको इंसॉल्वेंसी की स्टेट से निकालने के लिए हमने कोशिश की थी ना कि किस हद तक भी हम जाएंगे उस कंपनी को बचाने के लिए, अगर उसके लिए हमें कोई उधार भी लेना पड़ गया यानी कि कोई इंटरिम फाइनेंस भी लेना पड़ गया तो हम लेंगे, है ना। तो इंटरिम फाइनेंस की कॉस्ट और उसको रेस करने में अगर कोई कॉस्ट लगी, कोई कमीशन लगाए, कुछ भी लगाए, वो कॉस्ट हमारा इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट फॉर्म करेगा। फिर अगर कोई फीस पे करनी है, किसको, किसी भी पर्सन को एक्टिंग एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, भाई रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की जो फीस है वो भी देनी पड़ेगी।
कॉस्ट इंकर्ड बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इन रनिंग द बिजनेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, कॉर्पोरेट डेटर के बिजनेस को चलाने के लिए, क्योंकि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास सारी पावर्स आ गई हैं डायरेक्टर्स की, एमपी की, अब वो बंदा चलाएगा और उसमें अगर कोई कॉस्ट आई तो किसका पार्ट फॉर्म करेगा? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट का। और अगर कोई कॉस्ट इंकर हुई है एट द एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, तो वो कॉस्ट भी इसके अंदर आ जाएगी। एनी अदर कॉस्ट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई। अब जरा आइए डिसीजंस ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, सबसेक्शन 8 में क्या बात लिखी है जरा ध्यान से देखिएगा। सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 21, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द कोड, ऑल डिसीजंस ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर shall be taken by a vote of not less than 51% of voting share of financial creditors। यानी कि कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो मेजॉरिटी होनी चाहिए सीओसी में। तो अगर 51%, देखो क्या लिखा है, नॉट लेस देन 51%, मोर देन 50% नहीं, क्योंकि 50% से मोर मतलब है 50 से लेके 51 के बीच में अगर कोई भी नंबर आ जाएगा, 50.6 आ जाएगा तो वो भी माना जाएगा। बट यहां पे इसने स्पेसिफिकली वर्ड यूज किया है मोर देन 50% या नॉट लेस देन 51%, मतलब 51% या फिर उससे ज्यादा। द प्रोवाइजर टू दिस सबसेक्शन क्लैरिफाइज दैट इन द इवेंट देयर आर नो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स फॉर अ कॉर्पोरेट डेटर, द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स शैल बी constituted consisting of such person and exercise such function in such manner as may be specified। अभी आपको पता चलेगा कि अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर है ही नहीं कॉर्पोरेट डेटर का कोई, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर कैसे मीटिंग कमिटी ऑफ क्रेडिटर फॉर्म करेंगे, वो भी बात की बात है। अब जरा देखिएगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में बात की गई है। क्या होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये हमें सेक्शन 21 सबसेक्शन 9 में दे रखा है। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर के पास एक राइट है कि वो रिक्वायर कर सकते हैं, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को बोल सकते हैं कि वो फर्निश करें कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी उनकी जानकारी के लिए जरूरी है। देखो अभी सब कुछ कौन कर रहा है, सारा प्रोसेस कौन संभाल रहा है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो जो भी बात अगर करनी होगी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को, जो भी काम करवाना होगा, वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अप्रोच करेंगे। तो सीओसी किसको अप्रोच करेगा? सीओसी अप्रोच करेगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। किस चीज के लिए? कि भैया हमको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जाननी है इस कॉर्पोरेट डेटर के बारे में, ताकि हम कुछ अच्छा डिसीजन बना पाए, और प्लीज आप हमको ये इंफॉर्मेशन दे दो। फिर उसके बाद सबसेक्शन 10 में देखो क्या चीज लिखी हुई है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को क्या करना पड़ेगा? वो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उन्होंने मांगी है वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, वो मना कर नहीं सकता है। कितने दिन में देनी पड़ेगी? जिस दिन अप्रोच किया है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने, उस दिन से 7 दिन के अंदर, उस सच रिक्वेजिशन के 7 दिन के अंदर करना होगा। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है यार? वही आपको एक बार रीड मार लेना, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं। रिकॉर्ड्स ऑफ द डेप्ट ऑफ द पर्सन, रिकॉर्ड ऑफ लाइबिलिटीज व्हेन द पर्सन इज सॉल्वेंट, जब वो बंदा जो कॉर्पोरेट डेटर है जब वो सॉल्वेंट था तो उस केस में उसकी लाइबिलिटीज कौन कौन सी थी, उसके डेप्ट्स क्या क्या थे। रिकॉर्ड ऑफ असेट्स ऑफ पर्सन ओवर विच सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैज बीन क्रिएटेड, उस पर्सन की उस असेट्स के रिकॉर्ड जिस पे किसी पर्सन का सिक्योरिटी इंटरेस्ट है। या फिर रिकॉर्ड्स इफ एनी ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ डिफॉल्ट बाय पर्सन अगेंस्ट एनी डेप्ट, यानी कि हमारे जो कॉर्पोरेट डेटर साहब हैं इन्होंने कोई डिफॉल्ट कर रखा है पास्ट में किसी डेप्ट के रिस्पेक्ट में, वो इंफॉर्मेशन देना है। एंड रिकॉर्ड्स ऑफ बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन। पर्सन मतलब समझ जाओ कॉर्पोरेट डेटर की बात हो रही है। कॉर्पोरेट डेटर का मतलब क्या हो जाएगा? या तो कंपनीज विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, या फिर हमारे एलएलपी की बात हो रही है। आइए अब बारी आती है उस चीज की जहां पे मैं आपको अभी बार बार कह रहा था कि बाद में बताऊंगा, दैट इज कमिटी विद ओनली ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। कमिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन है बेटा? ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं। देखो, और ये बात कहां पे लिखी हुई है? रेगुलेशन 16 के अंदर लिखी हुई है। तो देखो रेगुलेशन 16 प्रोवाइड्स एज फॉलोज। देखो रेगुलेशन 16 में क्या बातें लिखी हुई हैं, जरा देखते हैं। वेयर द कॉर्पोरेट डेटर हैज नो फाइनेंशियल डेप्ट और वेयर आर ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आर रिलेटेड पार्टीज। देखो दो चीजें हो सकती हैं। मैंने आपको क्या बताया कि ऑपरेशनल क्रेडिटर कमिटी ऑफ क्रेडिटर का पार्ट फॉर्म नहीं करेंगे, ऑपरेशनल क्रेडिटर कमिटी ऑफ क्रेडिटर का पार्ट फॉर्म नहीं करेंगे, एंड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स क्या करेंगे? वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर का पार्ट फॉर्म करेंगे। बट अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर जो रिलेटेड पार्टी है तो वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर का पार्ट फॉर्म कर सकते हैं क्या? नहीं। तो अगर एक बात बताओ, दो केसेस बनेंगे, या तो कंपनी में कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर ही नहीं है तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर का पार्ट क्या बनेंगे? अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं तो वो सारे के सारे रिलेटेड पार्टी हैं, तो वो तो वैसे ही अलाउड नहीं है सीओसी का पार्ट बनने के लिए। तो उस केस में क्या होगा? हमें ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के पास जाना होगा सीओसी फॉर्म करने के लिए। आइए देखते हैं। द कमिटी शैल बी सेटअप इन अकॉर्डेंस विद दिस रेगुलेशन। इस रेगुलेशन यानी कि रेगुलेशन 16 के अकॉर्डिंग आपको कमिटी बनानी पड़ेगी। और कमिटी फॉर्म्ड अंडर दिस रेगुलेशन शैल कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स एज अंडर। और मेंबर्स कौन होंगे? आइए जरा देखते हैं।
अलग अलग ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होंगे, बट 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स बाय वैल्यू, 18 जो सबसे बड़े ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं वैल्यू के टर्म्स में, नंबर के टर्म्स में नहीं, वैल्यू के टर्म्स में, जिन्होंने सबसे ज्यादा ऑपरेशनल डेब्ट दे रखा है, प्रोवाइडेड दैट इफ द नंबर ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर इज लेस देन 18, बड़ी ऑब्वियस सी बात है यार, अगर मान लेते हैं टोटल ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं ही 16, तो 18 का क्राइटेरिया तो पूरा हो ही नहीं पाएगा, देन ये 16 लोग ही मिलकर सीओसी पार्ट फॉर्म कर देंगे। द कमिटी शैल इंक्लूड ऑल सच ऑपरेशनल क्रेडिटर। और क्या होना चाहिए, एक तो 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर, फिर एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो सारे के सारे वर्कमैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो सारे के सारे एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। वर्कमैन और एम्प्लॉइज में आप आई थिंक आपको डिफरेंस पता होगा, लेवल का डिफरेंस होता है। एम्प्लॉइज एक ज्यादा बड़ा लेवल हो जाता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और वर्कर होता है बिल्कुल ऑपरेशनल लेवल पे, ठीक है। देन उसके बाद क्या हो गया, तीन चीजें, एक 18 लार्जेस्ट बाय वैल्यू प्लस 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन प्लस 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉइज। फिर अ मेंबर ऑफ द कमिटी फॉर्म्ड अंडर दिस रेगुलेशन शैल हैव वोटिंग राइट्स इन प्रोपोर्शन ऑफ द डेप्ट ड्यू टू सच क्रेडिटर। बात खत्म यार, वो तो प्रोपोर्शन वाली बात हमने फाइनेंशियल क्रेडिटर के टाइम पे भी पढ़ी थी, है ना। देन एक्सप्लेनेशन, टोटल डेप्ट का मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ डेप्ट ड्यू टू क्रेडिटर्स लिस्टेड अंडर सब रेगुलेशन 2A। टोटल डेप्ट का आप काटिए, डेप्ट का मतलब वो बड़ा ऑब्वियस सा है। कमिटी फॉर्म्ड अंडर दिस रेगुलेशन एंड इट्स मेंबर शैल हैव द सेम राइट्स, पावर्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन एज द कमिटी कंप्राइजिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर। जैसे फाइनेंशियल क्रेडिटर के जितने राइट्स थे, जितनी उनकी ड्यूटीज थी, जितने उनके मतलब सब चीजें पावर या ड्यूटीज थी, वो सब सेम टू सेम यहां पे एप्लीकेबल होंगी। जैसे कि ये लोग ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं है, ये लोग फाइनेंशियल क्रेडिटर ही हैं। ओके, देन अगला पॉइंट क्या आ गया बेटा, अगला आ गया रेगुलेशन 16B, कमिटी विद ओनली क्रेडिटर्स इन अ क्लास। रेगुलेशन 16B ऑफ द IBC deals with the situation where corporate debtor has only creditors in a class and no financial creditor। यानी कि अब creditors क्या है बेटा, क्लास की फॉर्म में, यानी कि ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स है। where the corporate debtor has only creditors in a class and no other financial creditor eligible to join the committee, the committee shall consist of only authorized representative। और जब भी बात आती है क्लास की, यानी कि मान लेते हैं यार कि 1000 ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं, बट ये जो है इन द फॉर्म ऑफ अ क्लास है, यानी कि ग्रुप की फॉर्म में है। जैसे आपने क्लास एक्शन सूट पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि ओवरऑल सारे लोग मिलकर एक पर्टिकुलर सूट फाइल करते हैं। सिमिलरली यहां पर क्लास का मतलब क्या है कि कई सारे लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बंदा आएगा, एक मसीहा आएगा। इस बंदे को क्या कहेंगे, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। तो ये बंदा क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा इन सारे लोगों का इंटरेस्ट। बस ये बात आपको समझनी है। अब बारी आती है सेक्शन 24 की। हाँ आ गया, मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, और जो मैंने मोडालिटीज की बात करी थी, मोडालिटीज मतलब होता है एक तरीके से मॉडल लॉ। मॉडल का मतलब होता है बेटा कि आप चाहो तो फॉलो कर भी सकते हो, चाहो तो फॉलो नहीं भी कर सकते हो, कंपल्शन नहीं है। बट हाँ, एक अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि आप अगर इनको फॉलो करोगे तो आपके लिए भला रहेगा। यानी कि ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, इस पर्टिकुलर मॉडल लॉ को पूरा का पूरा फॉलो करना। ओके, आइए क्या लिखा है मॉडल लॉ के अंदर, आइए जरा समझते हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। निकलूं, रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ जी हो रही है, क्योंकि अब पिछली वीडियो जो मैं बना रहा था ऑलमोस्ट 40 मिनट की वीडियो बन गई थी, पता नहीं क्या हुआ, बीच में रिकॉर्डिंग अपने आप ऑफ हो गई थी। टेक्नोलॉजी के साथ इतना मैसअप हो रहा है भाई कि क्या ही करें, कोई बात नहीं। मेंबर्स ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स मे मीट इन पर्सन और बाय सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एज मे बी स्पेसिफाइड। जरूरी नहीं है फिजिकली प्रेजेंट होना है, जो मेंबर्स हैं सीओसी के वो मिल सकते हैं इन पर्सन और बाय सच इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, वीडियो कॉल वगैरह के थ्रू भी वो मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन ऑल मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स शैल बी कंडक्टेड बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। बिल्कुल सही बात है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो रोल था अब वो सारा किसका हो गया, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का हो गया ना। वैसे ही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो मीटिंग्स जो शेयर होल्डर्स की थी, जनरल मीटिंग, उनको कॉल करता था। सिमिलरली यहां पर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा ही सारी की सारी मीटिंग्स अरेंज करी जाएंगी, किसकी, सीओसी की। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा, जैसे डायरेक्टर्स नोटिस देते थे, सॉरी कंपनी सेक्रेटरी नोटिस देता था, जो भी बंदा ऑथराइज्ड है, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी नोटिस देगा हर मीटिंग का कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को, टू किसको किसको देगा, मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, इंक्लूडिंग अगर किसी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है तो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस देना पड़ेगा। और हमने क्लास कहां पढ़ी है बेटा, सबसेक्शन 6A और 6 के अंदर पढ़ी है ना, आई थिंक आप लोगों को पता होगा, और 5 के अंदर भी पढ़ी है। फिर उसके बाद मेंबर्स को भी भेजेगा ऑफ दिस सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
और द पार्टनर्स ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन एज द केस में भी, यानी कि जो सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिनकी सारी पावर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास आ गई है, उनको भी भेजना पड़ेगा नोटिस हर मीटिंग का। और किसको भेजेंगे? ऑपरेशनल क्रेडिटर्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव को, इफ द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट ड्यूज इज नॉट लेस देन 10% ऑफ द डेप्ट। यानी कि जो टोटल डेप्ट है फाइनेंशियल और ऑपरेशनल दोनों को मिलाकर, अगर उससे उसके 10% से ज्यादा कितना है ऑपरेशनल क्रेडिटर का है, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर को रिप्रेजेंट करने के लिए उनका जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आ सकता है सीओसी की मीटिंग में, और उसको मीटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? नोटिस भेजना पड़ेगा। किसको? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। देन डायरेक्टर्स, पार्टनर्स या एंड वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर मे अटेंड द मीटिंग्स ऑफ सीओसी। देखो क्या कर सकते हैं? डायरेक्टर, पार्टनर और एक रिप्रेजेंटेटिव ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का मे अटेंड द मीटिंग ऑफ सीओसी, बट सिर्फ अटेंड कर सकते हो, आके बैठ सकते हो और तालियां बजा सकते हो, बट उनके पास राइट नहीं होगा टू वोट इन सच मीटिंग्स। देखो डायरेक्टर्स और पार्टनर्स तो ऑलरेडी सस्पेंडेड है, तो उनका तो सवाल उठता ही नहीं है। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं और वोट भी कर सकते हैं, बट अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं और सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की सीओसी है, और अगर उसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर खुद तो आ नहीं सकते, उनका रिप्रेजेंटेटिव आएगा, उसको बुलाया तो जाएगा बट उसको अलाउ नहीं किया जाएगा वोट करने के लिए। तो राइट टू वोट नहीं है, सिर्फ आके वो बैठ सकता है। The absence of any such director, partner or representative of operational creditor shall not invalidate proceedings of such meeting। यहां पे वर्ड है मे मतलब वो चाहे तो आते हैं, चाहे तो नहीं आ सकते, कोई जबरदस्ती नहीं है। और जब मे आया है तो इसमें यहां पे एक स्कोप खोल दिया कि अगर ये लोग नहीं भी आते हैं तो मीटिंग का कुछ होने नहीं वाला, मीटिंग तो होके ही रहेगी। देन सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 6A 6B, यानी कि वो जो हम बात कर रहे थे ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की, एनी क्रेडिटर हु इज अ मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, वो अपॉइंट कर सकता है किसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अदर देन द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू रिप्रेजेंट सच क्रेडिटर इन अ मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। हो सकते हैं भाई कई लोग बड़े आदमी होते हैं और उन्हें लगता है, या फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को, कि हमारे को इतनी नॉलेज खुद नहीं है कि हम लोग अपने आप को बेटर रिप्रेजेंट कर पाएं, तो अपने बिहाफ पे क्या कर सकते हैं? किसी रेजोल्यूशन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट कर सकते हैं। अच्छा कंफ्यूज मत होना, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल यहां पे दो अलग मायने हैं। मतलब क्या है? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल तो वो है जो सीओसी की मीटिंग करवा रहा है, वो जो पूरे के पूरे प्रोसेस को संभाल रहा है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बन तो सकता है, बट यहां पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक जनरल आदमी है जो क्या कर रहा है? ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। किसका? किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल क्रेडिटर का। हाँ, पर हाँ जो इसको फीस देनी पड़ेगी इस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को, तो भैया वो उन्हीं क्रेडिटर साहब को देनी पड़ेगी जिन्होंने इनको अपॉइंट किया है, ये कंपनी का बर्डन नहीं है। ईच क्रेडिटर शैल वोट इन अकॉर्डेंस विद द वोटिंग शेयर, जितना उनको वोटिंग शेयर मिला है उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्या करना पड़ेगा? वोट करना पड़ेगा, जितना उनका प्रोपोर्शन है उस पर्टिकुलर टोटल डेप्ट के अंदर। और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल डिटरमाइन द वोटिंग शेयर टू बी असाइंड टू ईच क्रेडिटर, और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को मीटिंग के शुरुआत में बताने पड़ेगा कि किस फाइनेंशियल क्रेडिटर को कितना वोट देना अलाउ है, कितने प्रोपोर्शन में, वो सब डिटरमाइन करना जरूरी है। मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर शैल बी कंडक्टेड इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। ये तो कितना प्यारा सा पॉइंट लगता है, एज मे बी स्पेसिफाइड। बनाइए एक चीज और रीड मार लो, रेगुलेशन 18 प्रोवाइड्स दैट अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मे कन्वीन अ मीटिंग ऑफ द कमिटी एज एंड व्हेन he considers necessary and shall convene a meeting if a request to that effect is made by the members of the COC representing 33% of the voting share। मतलब समझो, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो कैन कंडक्ट मीटिंग सुओ मोटू, जब उसको लगता है उसे करानी है तब वो करा सकता है। देखो लिखा हुआ है ना, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल में कन्वीन अ मीटिंग ऑफ द कमिटी एज एंड व्हेन ही कंसीडर नेसेसरी, जब उसको सही लगेगा, मतलब उसके पास अथॉरिटी है, कभी भी चाहे तो करा सकता है। पर यहां तो इसे कैन है, मतलब ये चाहे तो करा सकता है, चाहे तो नहीं करा सकता। बट अगर इस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को यानी कि रिक्वेस्ट करी है, किसने रिक्वेस्ट करी है? मेंबर्स ने, मेंबर्स ऑफ सीओसी ने। और कितने मेंबर्स होंगे बेटा? एटलीस्ट 33% वोटिंग राइट्स वाले। देन उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसे तुरंत के तुरंत वो मीटिंग करानी ही पड़ेगी। इन्होंने रिक्वेस्ट करी 33% ने कि सर हमें लगता है कि अभी मीटिंग करानी है। उसने कहा, पर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अभी मीटिंग करानी जरूरी है। तो वो कहेंगे आपके जरूरी लगने से नहीं होता, हम 33% से ज्यादा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें मीटिंग अभी के अभी ही करनी है। ओके, देन
फिर रेगुलेशन 22 के अंदर क्या लिखा हुआ है, हमारी सबसे चहेती चीज, कोरम एट द मीटिंग। कोरम क्या होगी? अ मीटिंग ऑफ द कमिटी शैल बी कोरेट if members of the committee representing at least 33% of the voting rights are present in person or by video conferencing or by audio or visual means। यानी कि एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए बेटा? 33% जो मेंबर्स हैं शुड बी प्रेजेंट, प्रोवाइडेड दैट कमिटी चाहे तो मॉडिफाई कर सकती है परसेंटेज ऑफ वोटिंग राइट्स रिक्वायर्ड इन कोरम इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी फ्यूचर मीटिंग्स ऑफ द कमिटी। यानी कि वो चाहे तो मॉडिफाई भी कर सकती है, इस 33% को चेंज भी कर सकती है, इस परसेंटेज को। वेयर अ मीटिंग ऑफ द कमिटी कुड नॉट बी हेल्ड, नहीं हो पाती कोरम की वजह से। मान लेते हैं किसी मीटिंग के अंदर सिर्फ 25% लोग ही क्या थे, अवेलेबल थे, तो मीटिंग तो हो नहीं पाएगी। तो क्या करना पड़ेगा? अनलेस द कमिटी हैज प्रीवियसली डिसाइडेड अदरवाइज द मीटिंग शैल ऑटोमेटिकली स्टैंड एडजर्न्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस ऑफ द नेक्स्ट डे। यानी कि अगर पहले कभी डिसाइड नहीं हुआ सीओसी के बीच में, तो बाय डिफॉल्ट क्या रूल एप्लीकेबल होगा? जस्ट अगले दिन सेम टाइम सेम प्लेस पे वो मीटिंग दोबारा एडजर्न हो जाएगी। In the event of a meeting of committee is adjourned इस सबसेक्शन के अकॉर्डिंग, इस सब रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, तो adjourned meeting shall be कोरेट with the members of the committee attending the meeting। यानी कि अब चाहे कितने भी मेंबर्स हो जाए, आप लोगों को जनरल मीटिंग वाला याद आ रहा होगा, अगर लेट सपोज पहली मीटिंग में कोरम पूरी नहीं है तो कोई बात नहीं, एडजर्न कर दो, बट दूसरी मीटिंग में फिर जितने भी लोग हैं आप उतने से मीटिंग को शुरू कर सकते हो, कोरम की वांट नहीं होगी। ओके तो 33% का जो रूल है बेटा कब एप्लीकेबल होगा? सिर्फ पहली मीटिंग के लिए। अगर वो एडजर्न हो गई है देन जो अगले दिन जो फोर्थ कमिंग डे में अगर कोई मीटिंग हमारी एडजर्न होके आई है उसमें आपको कोरम की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम जितने मेंबर्स अवेलेबल हैं उतने से ही हो जाएगा। फिर आ जाओ जी, कितना बचा है चैप्टर जरा देख लें एक बार। अभी तो चैप्टर ज्यादा नहीं बचा, हो गया बस ऑलमोस्ट। क्या बात है, बहुत जल्दी खींच लिया। राइट्स एंड ड्यूटीज किनकी? ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर। वो जो बड़े बड़े हमारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स थे, या तो वो इतने बड़े हैं कि उनके पास टाइम नहीं है मीटिंग अटेंड करने का, या फिर वो अपने आप को इतना काबिल नहीं समझते हैं कि वो मीटिंग में सही अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, अपने पक्ष को रख पाएंगे। तो वो जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करते हैं, उस ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं बेटा, यहां पे वो बातें की जा रही हैं। देखो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अंडर सब सेक्शन 6 और 6A, देखो समझ जाना आंख बंद करके, सब सेक्शन कहां लिखा है, रट लो चाहे, सब सेक्शन 5, 6 और 6A किस सेक्शन का? सेक्शन 24 का। ये किस चीज से रिलेटेड है बेटा? ये चीज से रिलेटेड है ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव से। ओके जी। शैल हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट एंड वोट इन द मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर। वोट करने तो आया है तो उसको राइट मिला है ये वाला। ऑन बिहाफ ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर ही रिप्रेजेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रायर वोटिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ सच क्रेडिटर ऑब्टेन्ड थ्रू फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। यानी कि किस वे में, जैसा उसके फाइनेंशियल क्रेडिटर ने उसे बोला है करने के लिए, वो उसी वे में वोट करेगा। अब देखो यहां पे बात आ गई राइट की, अब यहां पे बात आ गई ड्यूटी की। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कि वो सर्कुलेट करेगा एजेंडा एंड मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर ही रिप्रेजेंट। अब एक सिंपल सी बात है, क्या एजेंडा डिस्कस हुआ? भाई पापा कौन है? फाइनेंशियल क्रेडिटर। उसने अपॉइंट किया अपने बच्चे को, किसको? मान लेते हैं ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को। पापा बच्चा नहीं, मतलब थोड़ा इसको ऑफेंड मत होना, समझाने के लिए बता रहा हूं कि अब बच्चे ने लेट सपोज मीटिंग में पापा को रिप्रेजेंट किया, तो वो जाकर बताएगा ना कि क्या मीटिंग का एजेंडा था, मिनट्स जो थे मीटिंग में, क्या क्या डिस्कस हुआ, क्या क्या मीटिंग्स की प्रोसीडिंग थी, वो जाके किसको बताएगा? फाइनेंशियल क्रेडिटर को। किस फाइनेंशियल क्रेडिटर को? जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि भैया आफ्टर ऑल उसने ही पैसा खर्च करके उसको ऑथराइज किया इस चीज के लिए। ठीक है, ये हो गई ड्यूटी। तीसरा, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव शैल नॉट एक्ट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर। ये ना हो कि भाई पैसे खर्च करके फाइनेंशियल क्रेडिटर ने अपने भले के लिए अपॉइंट किया और वो उसके अगेंस्ट ही चला गया। भाई नहीं, वो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं एक्ट करेगा। ही रिप्रेजेंट एंड शैल ऑलवेज एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रायर इंस्ट्रक्शन। जैसा उसे कहा गया था, फाइनेंशियल क्रेडिटर ने जैसे जैसे कान भर के भेजा था कि सुन ये हो तो ये बोलियो, ये हो तो ये बोलियो, अगर ये कंडीशन आएगी तो इसको वोट करना है, ये कंडीशन आई तो इसको वोट करना है, वो प्रायर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ेगी। प्रोवाइडेड दैट, एक प्रोवाइजो इफ द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट्स सेवरल फाइनेंशियल क्रेडिटर, अगर एक से ज्यादा फाइनेंशियल क्रेडिटर को एक ही बंदा क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है, देन ही शैल कास्ट हिज वोट इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच फाइनेंशियल क्रेडिटर इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन
received from each financial creditor to the extent of his voting share. मान लेते हैं ए बी सी 3 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, उनको एक बंदा ऑथराइज रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो वो बंदा जैसा ए ने बोला है तो ए के प्रोपोर्शन ऑफ वोटिंग शेयर में वो ए की बात के लिए रिप्रेजेंट करेगा, सेम बी के लिए करेगा, सेम सी के लिए करेगा, अलग अलग वे में, ठीक है, जैसा उन्होंने बोला है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, एक और प्रोवाइजो, इफ एनी फाइनेंशियल क्रेडिटर डज नॉट गिव प्रायर इंस्ट्रक्शंस थ्रू फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, अगर मान लेते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर ने कोई इंस्ट्रक्शंस दिए ही नहीं, चाहे फिजिकल मीन्स में या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव शैल एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग ऑन बिहाफ ऑफ सच क्रेडिटर। तो भाई बिहाफ पे वोट नहीं करना, क्योंकि आपके फाइनेंशियल क्रेडिटर ने आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं दी, तो आप अपना दिमाग चलाने के लिए ऑथराइज नहीं है। कई बार बच्चों को लगता है कि उन्हें उसे गुड फेथ में करना चाहिए, बट गुड फेथ के लिए भी अलाउड नहीं है। यहां पे सिंपल सी बात है, अगर आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले आप वोटिंग नहीं करेंगे, बात खत्म, क्योंकि यू आर जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव, यू आर नॉट द फाइनेंशियल क्रेडिटर इटसेल्फ। ओके, देन 3A अगेन अमेंडेड वाली बात आ गई। देखो 3 कैपिटल ए है ना, तो अमेंडेड की बात आ गई है यहां पे। एक मिनट, क्लोज नहीं, आ जाओ। हाँ, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन सबसेक्शन 3। देखो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, यानी कि अगर सबसेक्शन 3 के अंदर, सब रेगुलेशन 3 के अंदर कुछ और बात लिखी हुई है, फर्क नहीं पड़ता, अभी ये वाली एप्लीकेबल होगी 3A में जो बात लिखी है, यानी कि 3A विल ओवरराइड द 3। The authorized representative under subsection 6A of the 21 shall cast his vote on behalf of all the financial creditors he represent in accordance with the decision taken by a vote of more than 50% of the voting share of the financial creditor he represent who have cast their vote. मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है वो कास्ट करेगा अपने वोट को ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। देखो सबसेक्शन 6A के अंदर क्या लिखा था, इधर देखो 6A आपको दिखा देता हूं, 6A। अरे कहां गया यार, 20 एक मिनट बस। सिक्स ए में जरा देखो क्या था, अरे यार सॉरी। 6A में देखो, प्रोवाइड्स फॉर मैकेनिज्म टू अलाउ पार्टिसिपेशन ऑफ सिक्योरिटी होल्डर, डिपॉजिट होल्डर्स एंड ऑल अदर क्लास ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर विच एक्सीड अ सर्टेन नंबर। विच एक्सीड अ सर्टेन नंबर की बात थी, यानी कि जब बहुत सारे डिपॉजिट होल्डर्स थे या फिर सिक्योरिटी यानी कि डिबेंचर होल्डर्स है या फिर अदर क्लासेस ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर है, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होता था। तो यानी कि उसे कलेक्टिवली एक्ट करना है यहां पे। अब देखो जब कलेक्टिवली एक्ट करने की बात आ रही है तो देखो क्या कहा है इसने, ही रिप्रेजेंट in accordance with the decision taken by a vote of more than 50% of the voting share of the financial creditor he represent who have cast their vote। यानी कि मान लेते हैं 1000 लोग हैं बेटा, 1000 लोगों की एक क्या थी, क्लास थी, 1000 लोगों की क्लास थी जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की क्लास थी। उसमें से मोर देन 50% ने, यानी कि 500 से ज्यादा लोगों ने जिस पर्टिकुलर चीज के लिए वोट किया था कि ये चीज रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, तो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को जाकर किस फेवर में देना पड़ेगा, वो जो मेजॉरिटी ने डिसाइड किया था, जो मैटर या फिर जो डिसीजन डिसाइड किया था, उसी डिसीजन को वो जाके एप्लीकेबल करेगा वोट अपनी मीटिंग के अंदर। यानी कि 500 से ज्यादा लोग जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्री करा था कि हाँ यार इस अगर ये कंडीशन आई तो इस चीज पे वोट करना है, तो उसी चीज पे वोट करना पड़ेगा किसको, हमारे ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को। देन उसके बाद ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव शैल फाइल विद द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एनी इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड बाय वे ऑफ फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मींस फ्रॉम द फाइनेंशियल क्रेडिटर। ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा, फाइल करेगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को। अगर कोई इंस्ट्रक्शन दी है किसने, फ्रॉम द फाइनेंशियल क्रेडिटर, उसे अगर कोई इंस्ट्रक्शंस मिली है किससे, फाइनेंशियल क्रेडिटर से जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर वोटिंग इन अकॉर्डेंस देयर विद टू एंश्योर दैट द अप्रोप्रिएट वोटिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर ही रिप्रेजेंट इज करेक्टली रिकॉर्डेड बाय द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। यानी कि उसके जो मालिक हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर, उसने कोई इंस्ट्रक्शंस अगर दे रखी हैं तो वो इंस्ट्रक्शंस ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव किसको बताएगा, वो बताएगा हमारे किसको, जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है जो मीटिंग कन्वीन करा रहा है उसको बता देगा, सो दैट उसके अकॉर्डिंग ही वो वोटिंग का प्रोसेस करेगा उसके पर्टिकुलर फेवर में। ओके,
देन उसके बाद हमारा आ जाता है सेक्शन नंबर 28। सेक्शन नंबर 28 जरा देखिएगा, अप्रूवल ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर फॉर सर्टेन एक्शंस। अब देखो, आपको मैंने बता रखा है इन जनरल कोई भी डिसीजन पास करना है अगर सीओसी को, तो क्या चाहिए, मोर देन इक्वल टू, अरे क्या लिख रहा हूं, सीओसी मोर देन इक्वल टू 51% वोटिंग शेयर अगर हो जाएगी तो हम क्या कहते हैं कि सीओसी ने वो पर्टिकुलर जो रेजोल्यूशन है वो पास कर दिया। बट कुछ केसेस हैं जहां पे 51% मेजोरिटी से काम नहीं चलेगा। जैसे हमारे जनरल मीटिंग में नहीं होता था, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता था, एक स्पेशल रेजोल्यूशन होता था। वहां ऑर्डिनरी क्या था कि मोर देन हाफ अगर हो गया तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए 3/4 यानी कि 75% चाहिए होता था। वैसे ही यहां पे जो स्पेशल रेजोल्यूशन है बेटा, वो 66% वोटिंग चाहिए होती है। यानी कि कुछ मैटर्स ऐसे हैं जहां पे एटलीस्ट 66% वोटिंग शेयर चाहिए होगा किसी पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को पास करने के लिए। आइए जरा देखते हैं तो कौन कौन से टॉपिक हैं जहां पे, कौन कौन से एरियाज है जहां पे आपको 66% की वोटिंग चाहिए होगी किसी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए, वो ये दे रखे हैं। एग्जाम्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा। मैं कहूंगा इसमें एनी एट आप लर्न करके जाएंगे एट एनी कॉस्ट। कौन सा मैटर है जरा देखो, रेज एनी इंटरिम फाइनेंस। अगर कोई इंटरिम फाइनेंस रेज करना है इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट एज मे बी डिसाइड बाय कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इन देयर मीटिंग। यानी कि अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अपनी मीटिंग में मान लेते हैं 5 करोड़ का फाइनेंस रेज करने की रेजोल्यूशन पास कर दिया था, बट अगर आप 5 करोड़ से ज्यादा चाहिए आपको, मतलब उससे भी ज्यादा आपको अमाउंट रेज करना है, देन फिर आपको कम से कम 66% लोगों के लिए वोट चाहिए ही होगा, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको क्रिएट करना है कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट ओवर द असेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, अगर आप सिक्योरिटी इंटरेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी पे अपना इंटरेस्ट क्लेम करना चाहते हैं, तो उस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, 66% कम से कम वोट चाहिए होगा। अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहते हो, यानी कि डेप्ट और इक्विटी का जो स्ट्रक्चर है कॉर्पोरेट डेटर का, वो अगर चेंज करना चाहते हो, चाहे इशू करके एडिशनल कैपिटल, या फिर क्रिएट कर सकते हो आप एक नई क्लास ऑफ सिक्योरिटीज, या बायबैक कर सकते हो शेयर्स को, रिडेम्पशन कर सकते हो किसी प्रेफरेंस शेयर का या डिबेंचर्स का, आपको अगर चेंज करना है कैपिटल स्ट्रक्चर, देन इन दैट केस आपको 66% चाहिए होगा वोटिंग परसेंटेज। अगर आप चाहते हो कि रिकॉर्ड करो एनी चेंज इन द ओनरशिप इंटरेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, यानी कि अगर कोई चेंज है ओनरशिप इंटरेस्ट में कॉर्पोरेट डेटर के, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए भी आपको 66% चाहिए। अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन देनी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, देखो गिव इंस्ट्रक्शंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेंटेनिंग, जो अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं किसके, कॉर्पोरेट डेटर के, फॉर अ डेबिट ट्रांजैक्शन फ्रॉम सच अकाउंट्स इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट एज मे बी डिसाइडेड बाय कमिटी ऑफ क्रेडिटर। यहां पे देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूं, किसी बैंक के अंदर मान लेते हैं हमारे कॉर्पोरेट डेटर का अकाउंट है, मान लेते हैं कॉर्पोरेट डेटर का कितने रुपए अकाउंट के अंदर है, मान लेते हैं 10 करोड़ रुपए इसके अकाउंट में पड़े हुए हैं इस पर्टिकुलर बैंक के साथ। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की जो मीटिंग हुई थी, वो नॉर्मल मीटिंग जो हुई थी, उसके अंदर डिसाइड हुआ था कि अगर 2 करोड़ तक डेबिट हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम यहां पर रिजॉल्व कर देते हैं कि 2 करोड़ तक डेबिट किया जा सकता है बैलेंस, अगर कंपनी चलाने के लिए जरूरी है तो। अगर आपको 2 करोड़ से ज्यादा, यानी कि अब 5 करोड़ अगर इस चीज को शिफ्ट करना है कि आप डेबिट चाहते हो कि 5 करोड़ तक उसमें से अमाउंट डिडक्ट किया जाए, तो इस केस के लिए आपको क्या जरूरी होगा, जरूरी यह होगा कि आपको 66% वोटिंग करवानी पड़ेगी दोबारा से। अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करनी है तो भी आपको, यार रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो एक बहुत बड़ा स्टेप होता है, अगर मजबूरी में आके सीओसी को रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करवानी है तो उसके लिए भी 66% वोटिंग चाहिए। अगर अमेंड करना चाहते हो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उनको अगर अमेंड करना चाहते हो तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, 66%। डेलीगेट करना चाहते हो, डेलीगेट मतलब ट्रांसफर अथॉरिटी टू एनी अदर पर्सन, अगर उसकी अथॉरिटी किसी और पर्सन को ट्रांसफर करना चाहते हो तो वो उसके लिए भी आपको चाहिए होगा। इट्स अथॉरिटी मतलब क्या हो गया, अगर सीओसी की जो अथॉरिटी है उसको डेलीगेट करना चाहते हो किसी को तो उसके लिए भी आपको 66% वोटिंग चाहिए होगी। आप अगर डिस्पोज करना चाहते हो, परमिट करना चाहते हो डिस्पोजल ऑफ शेयर्स ऑफ एनी शेयर होल्डर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और देयर नॉमिनीज टू थर्ड पार्टीज, यानी कि अगर आप डिस्पोजल यानी कि बेचना चाहते हो किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर के शेयर्स को किसी थर्ड पार्टी को, तो उस केस में भी आपको 66% चाहिए होगा। अगर आप चेंज करना चाहते हो कोई मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर या उसकी सब्सिडरी के अंदर तो भी 66% चाहिए होगा। एंड बाकी के आप लोग प्लीज एक बार रीड कर लो, 10 पॉइंट मैंने करा दिए, बचे हुए 3 आप खुद कर लेंगे। प्लीज 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 इसको बिल्कुल लर्न कर लेना, इसे छोड़ के नहीं जाना एग्जाम में किसी भी कीमत पे। देन अगर देखो एक बात लिखी हुई है, सेक्शन 28 सबसेक्शन 2 क्या मैंडेट करता है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल कन्वीन अ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर कमिटी ऑफ क्रेडिटर
और सीक करेगा वोट ऑफ क्रेडिटर्स प्रायर टू टेकिंग एनी एक्शन अंडर सबसेक्शन 1। यानी कि वो क्या करेगा, एक मीटिंग कन्वीन करेगा और उसके बाद वोट करवाने के बाद ही, जब तक 66% वोटिंग नहीं मिल जाती है तब तक वो कोई एक्शन नहीं लेगा। नो एक्शन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी अप्रूव्ड बाय कमिटी ऑफ क्रेडिटर अनलेस अप्रूव्ड बाय अ वोट ऑफ 66%। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, तभी तो इतनी सारी बातें लिखी हैं। सबसेक्शन 4 में क्या लिखा है कि अगर मान लेते हैं कोई डिसीजन ले लिया गया, कोई एक्शन ले लिया गया बिना 66% वोटिंग लिए, तो वो एक्शन क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में रिपोर्ट, वो रिपोर्ट कर सकते हैं एक्शंस ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का, अगर अंडर सबसेक्शन 4 टू द बोर्ड फॉर टेकिंग नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट हिम। अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने बिना 66% वोटिंग के अगर कोई एक्शन ले लिया है तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या कर सकते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड को कंप्लेंट कर सकते हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की, देखो भैया उसने ये गलत काम किया है। फिर अब बारी आती है केस लॉ की। ये सेल्फ रीड वाली चीज़ है, आप प्लीज़ इसको सेल्फ रीड कर लीजिएगा, आई थिंक आराम से हो जाएगा। देन इसके बाद अगला काम क्या है, ये क्वेश्चंस आप छोड़ेंगे नहीं, ऑल्दो पूरे चैप्टर से ही इंस्पायर्ड है, तो इस चैप्टर को आपने कर लिया है तो एक क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। एग्जाम में जाने से पहले ये क्वेश्चंस जो टेस्ट योर सेल्फ हर चैप्टर के एंड में दे रखा है वो आपको आने ही आने चाहिए कम से कम, ठीक है। बाकी करना तो सब कुछ है, बट वही प्रेफरेंस की बात आती है कि सबसे पहले क्या करें, तो एटलीस्ट आपको ये 5 क्वेश्चंस करके रखने हैं। ये चैप्टर यहीं पे अंत होता है।